माधुरी, जिसे लोगों की अच्छी समझ थी, उसको भी जसनीत के काम करने के तरीके को लेकर एक अच्छी फीलिंग नहीं थी। हालांकि मैं ये होप कर रहा था कि मैच्योर्ड प्रोफेशनल्स होने के नाते जसनीत और सुहेल सिस्टम में सेटल डाउन होने के बाद इन इश्यूज को रियलाइज करके सुधार लेंगे। लेकिन यूएस जाने से पहले मुझे साहिल को जाने के लिए कहना पड़ा, क्योंकि इन तीनों के बीच की सिचुएशन कंपनी के लिए ठीक नहीं थी। इसके अलावा एक और अजीब चीज जो मैंने और माधुरी ने सुहेल के बारे में नोटिस की, वो ये थी कि सुहेल अक्सर अपनी वाइफ रुचि के बारे में बातें करता था, लेकिन किसी ने कभी उसको देखा नहीं था। उसने मेंशन किया था कि वो आईआईएम लखनऊ में उसकी बैचमेट थी और डालमिया ग्रुप में काम करती थी, लेकिन रुचि हमारी किसी भी सोशल गैदरिंग या मेरे द्वारा अपनी कोर टीम के लिए घर पर होस्ट किए गए डिनर पार्टीज में शामिल नहीं हुई थी। माधुरी ने यह भी मेंशन किया था कि यह बात काफी ऑड लगती थी कि उसके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स में उसकी वाइफ की एक भी पिक्चर नहीं थी। हालांकि यह क्लियरली उसका पर्सनल मैटर था और हमें उस पर कमेंट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस चीज से उसके ओवरऑल कैरेक्टर के लिए हमारे दिमाग में काफी डाउट आने लगे। यूएस जाने से पहले मेरी एब्सेंस में काम करने के लिए मैंने सबके लिए मैंडेट ले डाउन कर दिया था। मैंने जसनीत को एक बड़ी टेक टीम बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था, क्योंकि स्टार्टअप्स टेक लोगों को रिक्रूट करने के लिए काफी पैसा फेंक रहे थे, इसलिए टेक हायरिंग डिफिकल्ट हो रही थी। मैंने सोहेल और भाविक को 2 नए प्रोडक्ट्स पोस्ट पे एंड 12% क्लब पर काम करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया था। दोनों को मैंने काम डिटेल में समझा दिया था। जब मैं ट्रिप के लिए प्लान कर रहा था, तब 28 अप्रैल को मुझे अपने ट्रैवल एजेंट का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि कोविड की बिगड़ती हालत को देखते हुए यूएस की लास्ट फ्लाइट हो सकता है कुछ ही दिनों में हो, और अगर मुझे जाना है तो मुझे 1 मई तक निकलना पड़ेगा। मैंने तुरंत जाने के लिए डिसाइड कर लिया। लेकिन 1 मई को जब मैं, माधुरी और बच्चे चेक इन काउंटर पर थे, तब हमने अनाउंसमेंट सुनी कि यूएस की लास्ट फ्लाइट 4 मई को जाएगी। 8 मई से मैंने कई इन्वेस्टर मीटिंग्स लाइन अप कर ली थी और बीच के दिनों को अपने क्वारंटीन के लिए रख लिया था, और इस वजह से हमने मेरी सिस्टर इन लॉ के घर ना जाकर पहले कुछ दिनों के लिए एयरबीएनबी में स्टे किया। यूएस में लैंड करते ही हमने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज थी। टाइगर बर्निंग ब्राइट। अपनी विजिट से पहले ही मैंने अपना पिच डेक सारे इन्वेस्टर्स को भेज दिया था, क्योंकि हमारी बैंक बेड काफी प्रॉमिसिंग लग रही थी। टाइगर ग्लोबल एक ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्हें मैं अपनी कैप टेबल पर लाना चाहता था। जब मैं ग्रोफर्स में था, तब मैंने टाइगर ग्लोबल की टीम के साथ क्लोजली इंटरेक्ट किया था। इंडियन मार्केट में उनको लेकर एक जनरल परसेप्शन यह था कि वो अपने तरीके से चलते थे। जिस पर स्कॉट का दिल आ जाता है, उस पर पैसे लगा देते हैं, एक फोन कॉल पर। हालांकि मुझे पता था कि वो हमारे बिजनेस के लिए सही पार्टनर्स हैं। टाइगर ग्लोबल के पार्टनर स्कॉट श्लेफर से मेरी मुलाकात 2019 में उनके दिल्ली विजिट के दौरान हुई थी। जब मैं उन्हें रात के 10 बजे ओबरॉय दिल्ली में मिला, तब वो बीजिंग से आए ही थे, पूरी तरह से जेट लैग्ड। जब मैं उन्हें अपने बिजनेस मॉडल के बारे में करीबन 1 घंटे से समझा रहा था, वो लिटरली स्वे कर रहे थे। हालांकि उन्होंने जेट लैग्ड होने के बावजूद मुझे अच्छे से सुना, लेकिन मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं था कि उन्होंने कितना समझा। उस समय टाइगर ने एक डिजिटल लेजर और बुक कीपिंग ऐप ओके क्रेडिट में इन्वेस्ट कर रखा था। मैंने स्कॉट को समझाया कि ओके क्रेडिट और खाता बुक भले ही बुकिंग ऐप्स की तरह पॉपुलर हो गए हैं, लेकिन लेंडिंग अनवेरिफाइड बुक कीपिंग से नहीं की जा सकती थी। यहां तक कि मैंने खाता बुक ऐप खोला और उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया कि उसमें एक ऐसी एंट्री थी जो यह दिखा रही थी कि मुकेश अंबानी नाम की एक एंट्री मुझे हजारों करोड़ रुपए ओ करती थी। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि मुझे पैसे सिर्फ इस बात के लिए लेंड किए जा सकते हैं क्योंकि खाता बुक में यह दिख रहा है कि मुकेश अंबानी करोड़ों रुपए मुझे ओ करते हैं। इससे बस यह दिख रहा था कि ऐप इतनी प्रिमिटिव थी कि उसमें जीरो लगाने के लिए कोई लिमिटर्स नहीं लगाए गए थे। जहां यूएस इकोनॉमी में IOU शायद इनफ होता है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोर्ट्स में रिसीवेबल्स एनफोर्स करना एक लंबा प्रोसेस है। इंडिया में मनी लेंडिंग तभी फीजिबल होगी जब आप जिस इंसान को पैसे लेंड कर रहे हैं उसके कैश फ्लो के अंदर हो। अगर बुक कीपिंग लेंडिंग को जस्टिफाई कर सकती है तो वीसीज या पीई को अपने पैसे टैली में लगाने चाहिए थे।
जहां पूरी कंट्री के लेजर्स थे। टैली को अंबानी ओन करते थे। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि स्कॉट मेरे आर्ग्यूमेंट्स को कितना समझ रहा था। नवंबर 2019 में जब मैं न्यूयॉर्क विजिट कर रहा था, तब मेरी स्कॉट के साथ दोबारा मीटिंग थी। इस बार हम उनके ऑफिस में मिल रहे थे, जो सेंट्रल पार्क के सामने मैनहट्टन में था। उनके एक और कॉलीग एलेक्स कुक ने भी हमें ज्वाइन किया। ओके क्रेडिट में पैसा लगाकर, फोन पे के लेगेसी इन्वेस्टर होने पर और फ्लिपकार्ट में रेजिडुअल स्टेक की वजह से कुक हमारे बिजनेस के लिए डिसमिसिव था। लेकिन जब स्कॉट ने रूम में एंटर किया तो पूरी वाइब ही चेंज हो गई। मैं सरप्राइज था कि उन्होंने पूरे 15 मिनट कुक को यह एक्सप्लेन किया कि कैसे वो मुझे इस साल के शुरुआत में न्यू दिल्ली में मिले थे, और यहां तक कि उन्होंने हमारे बिजनेस की सारी बातें उन्हें बिल्कुल वैसे ही बताई जैसे मैंने अपनी लास्ट मीटिंग में उन्हें बताई थी, जबकि वो काफी जेट लैग थे। कुक ज्यादा कन्विंस्ड नहीं लग रहा था। लेकिन वहीं पर स्कॉट ने अपने पब्लिक साइड फिनटेक एनालिस्ट को भी इनवाइट कर लिया, जिसने यूएस के स्क्वायर इंक के मॉडल को इवैल्यूएट किया था। स्क्वायर इंक एक ऐसी कंपनी थी जो दुकानों पर पॉस मशीन्स लगाती थी और स्मॉल बिजनेस लैंडिंग स्पेस में आ रही थी। हमारी डील तो नहीं हुई, लेकिन उस मीटिंग में स्कॉट के लिए रिस्पेक्ट कई गुना बढ़ गई। हालांकि इस बार एलेक्स और स्कॉट के साथ मेरी मीटिंग जूम कॉल पर थी। जहां एलेक्स ने सुबह की मीटिंग ज्वाइन की, स्कॉट ने उसे मिस कर दिया। मैं काफी डिसअपॉइंटेड था और इसको मैंने उनके लैक ऑफ इंटरेस्ट की तरह देखा। एक उम्मीद की किरण यह थी कि मीटिंग को दोपहर में वापस रीशेड्यूल किया गया था। उस जूम मीटिंग को ज्वाइन करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूं। स्कॉट प्रिस्टीन व्हाइट कपड़ों में बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ चीजें काफी ब्राइट थी। मेरे हाय कहने से पहले ही उन्होंने ये स्पीच देना स्टार्ट किया कि कैसे मैं एक बढ़िया बिजनेस बना रहा था, और इस बात से वो कन्विंस्ड थे कि फोन पे वो कभी नहीं कर सकता था जो भारत पे कर रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कॉट ने उस कॉन्वर्सेशन में एफ शब्द का यूज कुछ 28 बार कर लिया होगा। उस कॉल के एंड में स्कॉट ने यह इंडिकेट किया कि वो हमें $3 बिलियन की वैल्यूएशन पर $100 मिलियन दे सकते हैं। इस पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान एलेक्स कुक के एक्सप्रेशंस ये कह रहे थे कि स्कॉट ओवरसेल कर रहा था। हालांकि उसका एक्सप्रेशन देखकर स्कॉट ने यह बोला कि अगर मैं $2.5 बिलियन की राउंड प्राइस लगाता हूं तो वो काफी खुश होंगे। जाहिर है कि यह एक बड़ी जीत थी जो काफी मेहनत के बाद अचीव की गई थी। यहां तक कि जब टाइगर ग्लोबल मेरी कैप टेबल पर नहीं थे, तब भी मैं उन्हें मंथली अपडेट्स भेजता रहा था ताकि वो हमारी ग्रोथ स्टोरी फर्स्ट हैंड विटनेस कर सके। ये लोग कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं थे, बल्कि ये वो लोग थे जो फाउंडर्स को नई ऊंचाइयां छूने के लिए इनेबल करते थे। टाइगर के बारे में एक और चीज जो मुझे पसंद आई वो थी उनकी मेहनत। ग्रोफर्स में मैंने उन्हें काफी सारा ग्राउंड वर्क करते हुए देखा था, जैसे हमारे ऐप स्टोर रिव्यू को एनालाइज करना, एनपीएस स्कोर को रिव्यू करना, कस्टमर्स से ग्राउंड पर बात करना। ये कुछ ऐसे काम थे जो फाउंडर्स होने के बाद भी हमने कभी नहीं किए थे। टाइगर के कमिटमेंट के साथ बाकी सारी इन्वेस्टर मीटिंग्स काफी आसान थी। टाइगर ग्लोबल जितने बड़े लीड इन्वेस्टर के साथ मुझे बस बाकियों को इतना बताना था कि टाइगर $100 मिलियन के साथ राउंड को लीड कर रहा है। सैन फ्रांसिस्को में 3 हफ्तों में मैंने ये ध्यान रखा कि मैं एक हफ्ते में कम से कम 10 इन्वेस्टर्स से मिलूं। मैं कुछ इन्वेस्टर्स से मिलने न्यूयॉर्क भी गया था। इस फंड रेस का सबसे इंक्रेडिबल पार्ट यह था कि जहां मुझे $225 मिलियन रेस करने थे, वहां मैंने $625 मिलियन के ऑफर साइन कर लिए थे। इसमें इंटरनल इन्वेस्टर भी थे जो अपने प्रो राटा शेयर से भी ज्यादा के लिए लड़ रहे थे। इस फंडरेज में अपने ग्रोथ फंड से सिकोया ने भी वापस पार्टिसिपेट किया था, जबकि वो सीरीज सी और डी राउंड में नहीं बैठे थे। यह बिलीव करना मुश्किल था कि मुझे मार्की इन्वेस्टर्स जो $250 मिलियन लगाने के लिए रेडी थे, उन्हें मना करना पड़ रहा था। वो $255 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे थे, तो हम उस राउंड में टोटल $370 मिलियन रेस कर पा रहे थे, जिसमें से $350 मिलियन प्राइमरी इन्फ्यूजन से और $20 मिलियन सेकेंडरी बाय आउट से थे।